नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड स्थित संस्कृति प्रेक्षागृह में प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर गीत यात्रा के 50 वर्ष कार्यक्रम में उनकी रचनाओं पर ललित मोहन रायाल द्वारा लिखित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया है। इस अवसर पर उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड लोक सम्मान से सम्मानित कर 2.51 लाख का चेक भेंट किया और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक ललित मोहन रायल के प्रयासों की सराहना करते हुए पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने वाला कार्य भी बताया। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें हिमालय जैसे अडिग व्यक्तित्व वाला देवभूमि का महान सपूत बताते हुए कहा कि नेगी जी के गीत हमें अपने परिवेश के साथ पहाड़ की चुनौतियों से परिचित कराने का कार्य करते हैं। उनके गीतों में प्रकृति, परंपरा, परिवेश, विरह, वियोग व व्यथा का जो मिश्रण है वह हमें अपनी समृद्ध परंपराओं एवं लोक संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है। उनकी गीत हमारी विरासत की समृद्ध परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी तथा युवाओं को प्रेरित करने का भी कार्य करती रहेगी। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। कई वरिष्ठ मंत्रीगण इस बैठक में शामिल हुए। सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी। गैरसैंण के मॉनसून सत्र को लेकर अहम चर्चा की गई। बैठक में रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, क्या क्योंकि अब बैठक खत्म हो गई है, किन किन फैसलों पर मुहर लगी? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय यहाँ पर हुए, जो सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि अभी कैबिनेट बैठक अभी जब खत्म हुई है तो ऐसे में थोड़ी देर में उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर आ पाएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट के वो ये है कि 30 से ज्यादा विषय आज की कैबिनेट बैठक में यहाँ पर मंजूर हुए। 30 से ज्यादा प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में यहाँ पर आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव आए हैं उसमें कई कर्मचारियों से जुड़े हुए जो विषय थे उन विषयों को यहाँ पर अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया गया है। राज्य सरकार के जो विषय थे, खासतौर पर ये कह सकते हैं कि जो इस समय गैरसैंण में जो मानसून सत्र को लेकर जो बातचीत यहाँ पर हो रही थी, अनुपूरक बजट जो आने वाला था उसको कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट की तरफ से उस अनुपूरक बजट को यहाँ पर पास कर लिया गया। जल्द ही ये कह सकते हैं कि जब 21 अगस्त से गैरसैंण में सरकार का मानसून सत्र शुरू होगा तो उस समय इस अनुपूरक बजट को रखने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि विभागों के पास जो बजट है विकास काम को लेकर वो कम ना हो और ज्यादा से ज्यादा विकास के काम तेज गति से प्रदेश भर में हो सके। इसके अलावा जो अनुदान राशि का था, खासतौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो घोषणा थी, जो 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर राज्य के वीर शहीदों के सामने, जो वीर सेनानी यहाँ पर थे उनके सामने जो घोषणा की थी कि शहीदों के आश्रितों को जो राज्य सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है, सम्मान राशि जो दी जाती है, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पूर्व में ये राशि 10 लाख रुपए होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय यहाँ पर लिया। तो उसे आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर देने का काम किया है। ये बड़ा निर्णय राज्य के उन वीर सैलानियों के परिवारों के लिए राहत देने वाला कह सकते हैं, जो लगातार इस राशि को बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे।
ये कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में जो निर्णय हुए वो राज्य के विकास से जुड़े निर्णय थे, जिन पर कर्मचारी संगठन भी इस समय संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई विभागों की जो सेवा नियमावली थी जिसमें ये कह सकते हैं कि जो रिक्त पदों के बाद जो संविधान जो कर्मचारी थे उनको लेकर भी निर्णय यहाँ पर हुआ है। तो कुछ अब से कुछ देर में जैसे ही ये कह सकते हैं कि कैबिनेट की पूरी जानकारी यहाँ पर आएगी तो उसे दर्शकों के सामने साझा कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए यही कहा जा सकता है कि 30 से ज्यादा विषयों को आज कैबिनेट के सम्मुख रखने का काम हुआ, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर यहाँ पर लगाई है। बिल्कुल, अब है गेस्ट टीचर्स के मानदेय को बढ़ाने की बात की गई है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग का विषय आज कैबिनेट के सम्मुख आया था, उस पर भी मंथन कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर किया गया। और अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां राज्य की हैं, ऐसे में ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो शिक्षा विभाग में जो रिक्त पदों की जो भर्तियां निकलनी है, उन पदों के जरिए उन पदों को भरने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। जो भर्तियों का जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन से पहले विभाग में जो रिक्त पदों की जो संख्या उसको किस प्रकार से भरा जा सकता है, क्योंकि विभाग में इससे पहले भी ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विषय जरूर यहाँ पर आए जिसमें कह सकते हैं कि सीधी भर्ती और पदोन्नति से जो पद आगे बढ़े हैं उनको लेकर कई विसंगतियां यहाँ पर सामने आई थी, जिसको लेकर विभाग में अभी भी ये कह सकते हैं कि कई कर्मचारी संगठन आपस में अलग अलग गुटों में बटे नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उन सब चीजों के बीच की विसंगतियां पहले समाप्त की जाएगी, उसके बाद जो रिक्त पद हैं, रिक्त पदों पर सीधे भर्ती की जो प्रक्रिया है उस पर कितने पदों से उसको लेकर बातचीत यहाँ पर की गई। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिलहाल अभी जो अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय उसको लेकर बड़ा निर्णय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों के साथ साथ जो राज्य के युवा बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले दिनों में नई भर्तियों की सौगात जरूर शिक्षा विभाग में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, अब है निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मंथन की गई, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई? सरकार की पूरी तैयारियां यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में इसकी संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पर थी कि निकाय चुनाव में जो ओबीसी का जो आरक्षण होना है, उस आरक्षण रोस्टर को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है उसको लेकर मंथन होगा। अभी उस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ये कह सकते हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उस पर कैबिनेट की तरफ से मंथन जरूर यहाँ पर किया गया, लेकिन उसे मंजूरी मिली नहीं मिली अभी उस पर कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि गैरसैंण विधानसभा सत्र के अधिसूचना जारी होने के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग अब यहाँ पर नहीं हो सकती है, तो इसलिए आधिकारिक सूत्रों की पुष्टि अभी नहीं देखने को यहाँ पर मिल पा रही है। लेकिन जैसे ही ये कह सकते हैं कि सूचना विभाग की तरफ से एक संबंधित प्रेस नोट यहाँ पर बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि किस प्रकार से कैबिनेट में कौन कौन से विषय यहाँ पर आए। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सरकार ने निकाय चुनाव की अपनी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कर ली है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ये निकाय चुनाव कराने की तैयारी सरकार की तरफ से हो चुकी है, क्योंकि सरकार पूर्व में ही इस बात को सबके सामने बता चुकी है कि इस बार प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो तीसरी बार बढ़ाने का काम यहाँ पर नहीं होगा। पूर्व में 2 बार प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने 3 महीने के रूप में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, तो ये समझा जा सकता है कि अक्टूबर माह तक सरकार की जो तैयारियां हैं वो भी धरातल उतरेगी और निकाय चुनाव की जो तैयारियां वो पूर्ण रूप से यहाँ पर होती नजर आएगी। और निकाय चुनाव बिल्कुल, अब है केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति पर मंथन किया गया, क्या कुछ फैसले लिए गए इसको लेकर भी? देखिए, केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर जो तिथियों का जो ऐलान होना है ये केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर होना है, क्योंकि बाई इलेक्शन की तिथियाँ केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से हो जाती है। लेकिन उससे पहले सरकार ने केदारनाथ विधानसभा के विकास के लिए जो बजट की आवश्यकता है उस बजट को देने का काम यहाँ पर किया है, क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि केदार घाटी आपदा का दंश वहाँ पर झेल रही है। विकास के कामों की सबसे आवश्यकता केदार घाटी को इस समय सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो सरकार ने जिला अधिकारियों को इस माध्यम से वापस करने का निर्देश देने का काम यहाँ पर किया है कि जो भी विकास के काम जरूरी है क्षेत्र में उन्हें तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। खासतौर पर केदारनाथ विधानसभा में जो इस समय 4 धाम यात्रा मार्गों की वजह से अवरुद्ध होती हुई नजर आ रही है, उन मार्गों को खोलने का प्रयास सबसे पहले यहाँ पर किया जाए। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा देने का काम वहाँ पर किया जाए, और जो भी इस समय आवश्यकता इस समय विकास के कामों की वहाँ पर है, चाहे वो रास्तों की हो, सड़कों की या फिर दूसरे निर्माण कामों की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैं आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो बेहद अहम बैठक हुई है, लेकिन क्या कुछ निकल कर सामने आता है थोड़ी देर बाद सभी को पता होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन बढ़ते हैं आगे। गैरसैंण में हो रहे सरकार के मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सत्र हमेशा सरकार के तय किए गए बिजनेस पर संचालित होता है, इसलिए जो भी बिजनेस तय किया गया है उसी के आधार पर 3 दिन का सत्र बुलाने का काम किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एक दिन के सत्र में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए सरकार ने तय बिजनेस के तहत ही सत्र आहूत किया है, जिसमें विधायकों के प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। सत्र बिजनेस के हिसाब से चलता है कि आपके पास कितना बिजनेस है और उसी के क्रम में ये 3 दिन का सत्र विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ बैठकर, संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ बैठकर तय हुआ है और सत्र के लिए पूरी तैयारी सरकार ने भी की है। जो माननीय विधायकों के प्रश्न आएंगे उनका जवाब दिया जाएगा और सत्र विपक्ष कहे कि उनके अनुसार चले, तो मैंने कहा जो सत्र होता है कायदे कानून से चलता है और मैंने कहा अगर बिजनेस नहीं होगा तो अननेसेसरी, क्योंकि एक दिन के सत्र पर कितना खर्चा आता है ये आपको भली विदित है, इसलिए उसका कोई वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली तलब कर अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। साथ ही विधानमंडल दल और कांग्रेस संगठन में तालमेल बनाने की नसीहत भी दी है। राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की वकालत की गई। एआईसीसी के वॉर रूम में आहूत की बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत 19 विधायक मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार से बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को सख्त निर्देश दिए, कहा कि अपने व्यवहार में बदलाव लाए। वहीं बीते रोज कोलकाता में हुई एक डॉक्टर की निर्मम हत्या को लेकर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने देश में डॉक्टर की हड़ताल को समर्थन दिया है। घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश के सरकारी जिला अस्पतालों में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रदेश की सरकार प्रदेश में किसी बड़ी वारदात के बाद ही कोई सख्त कदम उठाएगी। सरकार को चाहिए कि समय रहते ही प्रदेश में महिला डॉक्टर एवं महिला नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा के लिए जिला अस्पतालों में पुलिस चौकी और पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या, देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। देखिए, निश्चित रूप से जो कलकत्ता में हुआ वो विभत्स था, वो बहुत दर्दनाक था। जिन्हें हम डॉक्टर्स को अपना जीवनदाता कहते हैं, उनको भगवान की कैटेगरी में रखते हैं, वहीं अगर महिला डॉक्टर्स के साथ इस तरह के हादसे होंगे तो ये पूरे देश के लिए चिंतनीय और एक अलार्मिंग फैक्टर है, एक वेकअप कॉल है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी जिस तरह से मनोज वर्मा जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि वो कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि जो महिला चिकित्सक हैं, महिला नर्सेज हैं, वो रात को नाइट ड्यूटी करती हैं और तो और वो कई बार वार्ड में अकेली होती हैं। उनके अंदर एक असुरक्षा होती है क्योंकि हंगामा भी लोग करते हैं, कई बार मरीजों से उनको खतरा हो सकता है, उनकी जान कोई नहीं, उनकी अस्मिता को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरे, प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर सुरक्षा उन महिला डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए मुहैया कराई जाए, ये प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कलकत्ता जैसा हादसा होने का हम यहाँ इंतजार करते रहें और हमारे नाक के नीचे इस तरह की कोई वारदात हो जाए जो कलकत्ता में हो। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने एक बार फिर भाजपा नेताओं की दिल्ली दौरे को लेकर जुबानी हमला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के विकास में जरूरी है कि चुनी हुई सरकार 5 साल चले।
कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान में भाजपा नेताओं की दिल्ली दौरे व्यक्तिगत स्वार्थ नजर आ रही है। तो बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेता ने जमकर हमला बोला है। तौर पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं छन छन कर, और जिस तरह से तमाम भाजपा के बड़े नेता जो है दिल्ली दौरा लगा रहे हैं और अब अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं तमाम लोगों से, तो ऐसा लगता है कि जैसे तमाम लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो है भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये उनका अपना मामला है, पार्टी का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के हित में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी व्यक्ति यहां पर सरकार में आता है तो कम से कम 5 साल उसे रहना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का कोई अपवाद ना हो उसे छोड़कर, तो मैं समझता हूं कि ये केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना। निश्चित तौर पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं छन छन कर, और जिस तो बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौरे पर इस तरीके से कांग्रेस नेता ने हमला बोला है। लगातार सीएम धामी भी आए थे दिल्ली, और ऐसे में सीएम धामी को लेकर भी इस बयान को देखा जा रहा है। वहीं सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी आज करेंगे रुड़की का दौरा। शाम 4:55 पर लैंड करेंगे सीएम धामी का हेलीकॉप्टर। सीएम धामी शाम 5 बजे तिरंगा बाइक रैली में होंगे शामिल। भाजयुमो रुड़की ने आयोजित की है तिरंगा बाइक रैली। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात की गई है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर खुफिया विभाग भी अलर्ट है। शाम 6 बजे रुड़की से रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। 4:05 पर लैंड करेगा सीएम धामी का हेलीकॉप्टर। भाजयुमो रुड़की ने तिरंगा बाइक रैली आयोजित की है, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। तो 5 बजे तिरंगा रैली में शामिल होंगे सीएम धामी। वहीं 15 अगस्त पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो हर साल की तरह जिला स्तर से परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल परेड ग्राउंड को स्वतंत्रता दिवस के लिए सजाया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम भी जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। तो परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। डीएम ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। सड़क के आसपास शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। इसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें हमारे पास आती हैं। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स और जो बिजली, पानी और आपदा से रिलेटेड शिकायतें आती हैं। वहीं हरिद्वार में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में भाजपा विधायक आदेश चौहान और उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने भाग लिया। भारी संख्या में स्थानीय लोग भी इस रैली में शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।